बीकॉम पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत। आज भी हम मैनेजमेंट विषय को ही आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें भी जो हमारा टॉपिक चल रहा था समन्वय, कोऑर्डिनेशन, उसके बहुत से टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आज भी हम 3 टॉपिक्स को चर्चा में ले रहे हैं और उसमें पहला टॉपिक है समन्वय के सिद्धांत। अर्थात समन्वय भी कुछ सिद्धांतों पर टिका है। यदि उन सिद्धांतों का अनुसरण किया जाए तो समन्वय या तालमेल स्थापित किया जा सकता है और प्रभावी ढंग से स्थापित हो सकता है। समन्वय के सिद्धांतों को मैरी पॉर्कर फॉलेट द्वारा प्रतिपादित किया और वह सिद्धांत 4 हैं। पहले हम उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं। पहला बिंदु प्रत्यक्ष संपर्क का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि समन्वय करने वालों को प्रत्यक्ष संपर्क करके समन्वय स्थापित करना चाहिए, अर्थात अपने अधीनस्थों और कर्मचारियों के प्रत्यक्ष संपर्क में रहने से समन्वय अच्छा हो सकता है, प्रभावी हो सकता है। दूसरा सिद्धांत प्रारंभिक स्थिति में समन्वय का। बिल्कुल ठीक बात है। ये नहीं कि समन्वय भविष्य के लिए होगा या भविष्य में हो जाएगा, अर्थात जहाँ से योजना बनना शुरू हुई वहीं से समन्वय को स्थापित करने का प्रयास होना चाहिए। पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, अर्थात इस बात को मानकर चलना चाहिए कि सभी कर्मचारियों, अधिकारियों के आपसी संबंध होते हैं, जैसे ए का बै से, बै का सै से। इसका मतलब कि 3 व्यक्ति हैं और इन तीनों के आपस में संबंध हैं, तो इन संबंधों को ध्यान में रखकर ही समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। चौथे सिद्धांत के रूप में सतत प्रक्रिया, अर्थात कंटिन्यूस प्रोसेस चलनी चाहिए समन्वय की। ये नहीं कि एक बार समन्वय करके छोड़ दिया गया और फिर भविष्य में उसे संभाला ही नहीं, तो समन्वय या तालमेल बिगड़ जाएगा। तो जरूरी है कि सतत प्रक्रिया बनी रहनी चाहिए। यह जो सिद्धांत आपको बताए गए, यह मैरी पॉर्कर फॉलेट द्वारा दिए गए थे, प्रतिपादित किए गए थे। अब कुछ अन्य सिद्धांतों का भी मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। गतिशीलता का सिद्धांत, अर्थात चेंजेज आते रहते हैं, तकनीकों में परिवर्तन होता रहता है, प्रावधियों, प्रक्रियाओं में परिवर्तन होता रहता है, तो उसके हिसाब से समन्वय में भी परिवर्तन करते रहना चाहिए। उसके पश्चात समयबद्धता का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि समन्वय को उचित समय पर कर लेना चाहिए। यदि बाद में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया तो उसके सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। प्रजातंत्र का सिद्धांत यह कहता है कि जो समन्वय है वो लोकतांत्रिक तरीके से अपनाया जाना चाहिए और सभी कर्मचारियों पर अपनाया जाना चाहिए। संतुलन का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि समन्वय जो है सभी विभागों आदि के लिए होना चाहिए, जिससे कि समन्वय बना रहे। ऐसा नहीं कि विभागों के लिए बना दिया लेकिन उप विभाग खाली छोड़ दिए गए, तो फिर समन्वय स्थापित नहीं होगा। संचार व्यवस्था का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि प्रभावी संचार व्यवस्था या संप्रेषण व्यवस्था होनी चाहिए, उससे भी समन्वय स्थापित करने में आसानी रहती है। और अंतिम बिंदु के रूप में जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वह है सहकारी संरचना का सिद्धांत या सहकारी व्यवस्था का सिद्धांत। और यह सिद्धांत कहता है कि व्यक्तियों में स्वेच्छा से ही समन्वय स्थापित करने का प्रयास होना चाहिए, इससे भी समन्वय अच्छे से स्थापित हो जाता है। इसके पश्चात मैं अब दूसरा विषय चर्चा में ले रहा हूँ, अर्थात समन्वय प्राप्ति की विधियाँ। इसका तात्पर्य है
कि अगर आप प्रबंधक हैं तो आपको समन्वय कैसे स्थापित करना है, अर्थात कौन से तरीके आपके पास हैं जिनसे समन्वय स्थापित हो सकता है। पहली स्थिति, आदेश श्रृंखला द्वारा समन्वय। बिल्कुल ठीक बात है। जो हमारा ऑर्डर का सिस्टम है वो स्केलर चैन वाला होना चाहिए कि ऊपर से नीचे तक एक क्रमबद्ध रूप में आदेश आए और नीचे तक जब जाएंगे तो वह आसानी से आदेश श्रृंखला द्वारा समन्वय स्थापित हो जाएगा। नेतृत्व द्वारा समन्वय, प्रभावी नेतृत्व से भी समन्वय स्थापित हो जाता है। अगर नेतृत्व में कोई कमी है तो फिर समन्वय भी गड़बड़ा सकता है। प्रभावी संप्रेषण, जैसा कि पूर्व में भी चर्चा में ले चुके हैं, जरूरी है, उससे भी समन्वय स्थापित हो सकता है। संस्था का नीति विवरण अर्थात पॉलिसी स्टेटमेंट, पॉलिसी जब बनती हैं तो उस समय भी समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाता है और वैसे भी नीति विवरण स्वतः संस्था में समन्वय स्थापित कर सकता है यदि वह सही ढंग से बना हुआ है। एक विधि समन्वय समितियां हैं, कमेटी बना दी जाए, प्रबंधकों, अधिकारियों और कर्मचारियों सभी का प्रतिनिधित्व हो, तो जो कुछ भी निर्णय होंगे वह अपने अपने वर्ग के व्यक्तियों को बता दिए जाएंगे, उनसे अवगत करा दिया जाएगा, तो कमेटी भी समन्वय स्थापित करने में एक विधि के रूप में काम ली जा सकती है। संपर्क अधिकारी, लाइजनिंग ऑफिसर अपॉइंट कर दिया जाए और लाइजनिंग ऑफिसर जो है वह भी समन्वय स्थापित कर सकता है। उसके पश्चात सामूहिक निर्णय, ग्रुप डिसीजंस, बिल्कुल सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व से जब निर्णय होंगे तो सामूहिक निर्णय द्वारा भी समन्वय स्थापित हो सकता है। सभा एवं सम्मेलन समय समय पर करते रहने से भी समन्वय स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान इससे प्रभावी ढंग से हो जाता है। निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन करते रहना चाहिए, जहाँ कहीं भी कमी दिखती है उस कमी को समन्वय की दृष्टि से सुधार लिया जाए तो समन्वय स्थापित हो सकता है। इसी तरह सुदृढ़ संगठन, जब संगठन बनता है तो वह उसमें अधिकार और दायित्व और संप्रेषण व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है, और जब ऐसा किया जाएगा तो स्वतः ही समन्वय स्थापित होने लगेगा। और यदि यह संगठन सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, तो फिर समन्वय आसानी से संभव है। अनौपचारिक समन्वय, अर्थात यह भी बहुत जरूरी है कि औपचारिक समन्वय के साथ साथ अनौपचारिक व्यवस्था को भी स्थापित किया जाए, जिससे भी समन्वय लाया जा सकता है। और अंतिम बिंदु के रूप में प्रेरणा और प्रलोभन, इससे भी समन्वय स्थापित किया जा सकता है। अर्थात जब कर्मचारियों को हम इंसेंटिव्स दें, जहाँ प्रॉफिट शेयरिंग की बात है, प्रॉफिट शेयरिंग का हिस्सा बनाएं, तो वह स्वतः ही दिलचस्पी लेंगे और प्रेरणा और प्रलोभन के माध्यम से समन्वय स्थापित हो जाएगा। अब मैं अंतिम टॉपिक पर भी चर्चा कर लेता हूँ कि प्रभावी समन्वय की स्थापना कैसे की जा सकती है। तो उसके कतिपय बिंदु आपके समक्ष हैं। उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या, बिल्कुल, अगर आपको समन्वय प्रभावी ढंग से स्थापित करना है तो संस्था के उद्देश्य सुनिश्चित होने चाहिए और उन उद्देश्यों से प्रत्येक व्यक्ति अभिज्ञ होना चाहिए, उसकी जानकारी में होनी चाहिए कि उसे करना क्या है, किस लक्ष्य तक पहुंचना है। निश्चित एवं स्पष्ट योजनाएं, प्लान सर्टेन हो और क्लियर हो, प्रत्येक व्यक्ति को यह पता हो कि उसे क्या करना है, और ऐसा करने से समन्वय स्थापित हो सकता है प्रभावी ढंग से। इसी प्रकार अधिकार एवं दायित्व की स्पष्ट रेखा, प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार और दायित्व क्लियर होने चाहिए स्पष्ट रेखा के रूप में। ऐसा होने से भी समन्वय प्रभावी ढंग से स्थापित किया जा सकता है। उचित संगठन संरचना, बिल्कुल पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं। इसी प्रकार कुशल संदेश वाहन व्यवस्था, यह भी बहुत ज़रूरी है, इसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। सामान्य नामकरण, बिल्कुल ठीक बात है, कुछ टर्मिनोलॉजी का जनरल नोमेनक्लेचर होना चाहिए, सामान्य नामकरण होना चाहिए, जिसको कि
प्रत्येक व्यक्ति आसानी से समझ सके, उसका अर्थ लगा सके, भिन्न भिन्न अर्थ ना लगाया जाए। तो इसके लिए सामान्य नामकरण करके भी समन्वय स्थापित किया जा सकता है। समूह में कार्य इच्छा की भावना जागृत करने से भी प्रभावी समन्वय स्थापित किया जा सकता है और कुशल नेतृत्व द्वारा भी समन्वय स्थापित किया जा सकता है। तो आज विभिन्न विषयों पर विषय समन्वय से संबंधित ही हैं, चर्चा की गई। मैं विद्यार्थियों से अपेक्षा करता हूँ कि उन्हें मेरे व्याख्यान द्वारा जानकारी प्राप्त हुई होगी, समझ में आ गया होगा। पूर्व की भांति फिर यही कहूँगा कि पुस्तक की सहायता से इसको आप तैयार करें और परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न के रूप में इसके महत्व को समझते हुए क्रियान्वित करें, लागू करें। धन्यवाद, नमस्कार।